हेलो साथियों, आज की इस वीडियो में लोग जो पढ़ेंगे ई रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके पहले हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ चुके हैं। तो ई रिवर्सिबल प्रोसेस होता क्या है कि एन ई रिवर्सिबल प्रोसेस इज ए प्रोसेस दैट कैन नॉट रिटर्न बोथ द सिस्टम एंड सराउंडिंग टू इट्स ओरिजिनल कंडीशंस। इसका हिंदी में मतलब क्या होगा कि ई रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है वह प्रोसेस होता है जिसके अंतर्गत सिस्टम व सराउंडिंग दोनों अपनी वास्तविक स्थिति में वापस नहीं लौटते हैं। तो ऐसा सिस्टम मतलब ऐसा प्रोसेस जिसके अंतर्गत सिस्टम और सराउंडिंग दोनों अपनी वास्तविक स्थिति में नहीं लौटते हैं उसे हम लोग इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टेम्परेचर के बारे में। तो आपके सिलेबस में जो भी कंटेंट दिए हुए हैं पहले चैप्टर के अंतर्गत वो सारे कंटेंट जो है इस वीडियो में समाप्त हो जाएंगे। केवल दो टॉपिक बचेगा, इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे किसी दूसरे चैप्टर में, क्योंकि वो अभी टॉपिक समझ में नहीं आएगा, वो आपका बीच में दे दिया। तो हम लोग एक सीक्वेंस में ही पढ़ेंगे जैसे आपके बुक में दिया हुआ है। बाकी कुछ टॉपिक अगर छूट जाते हैं तो उसको हम लोग जो है लास्ट में कवर करेंगे। इस प्रकार आपका थर्मोडायनेमिक्स जो आपका थर्मल का स्टार्टिंग का 4 चैप्टर है उसको हम एक ही चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स मान करके क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। लेकिन आपके मैं बताता जाऊंगा कि कब आपका पहला चैप्टर समाप्त हो रहा है, कब दूसरा समाप्त हो रहा है, इसको मैं बीच बीच में बोलता रहूँगा जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन न होने पाए। अब हम बात करते हैं, अगला हमारा टॉपिक है टेम्परेचर। अगला हमारा टॉपिक है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर की मैक्रोस्कोपिक डिफिनीशन हमने बताया था कि थर्मल की स्टडी हम लोग दो तरीके से करेंगे, एक माइक्रोस्कोपिक एक मैक्रोस्कोपिक। तो मैक्रोस्कोपिक परिभाषा क्या होती है कि किसी निकाय का एक निश्चित पैमाने पर गर्माहट या ठंडेपन, एक ही में रहेगा ठंडेपन, किसी निकाय का एक निश्चित पैमाने पर गर्माहट या ठंडेपन की माप को टेम्परेचर कहते हैं, तापमान कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग दो सिस्टम ले लें, तो दो सिस्टम ले लें, एक का टेम्परेचर ज़्यादा हो एक का टेम्परेचर कम हो, तभी हम कह पाएंगे कि एक निकाय जो है दूसरे निकाय से क्या अधिक गर्म है। तो ये जो गर्माहट या ठंडापन होता है ये किसी से तुलनात्मक दृष्टिकोण से होता है, किसी से तुलना करेंगे। यानी कि कोई एक वस्तु है, मान लीजिए अगर हम 3 वस्तु लें, मान लीजिए 3 वस्तु लें, इसका टेम्परेचर मान लीजिए 200 डिग्री सेल्सियस है, इसका मान लीजिए 50 डिग्री सेल्सियस है, इसका मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस है। तो 100 वाला जो होगा 50 वाले से क्या है, गर्म है। 100 वाला क्या है, 50 वाले से गर्म है। लेकिन 100 वाला ही 200 वाले से क्या है, ठंडा है। 50 वाला ही क्या है, 200 वाले से ठंडा है। तो यानी कि 100 वाला यहाँ पे जो है 50 के मुकाबले गर्म है, लेकिन 200 के मुकाबले क्या है, ठंडा है। तो कोई एक ही सिस्टम किसी दूसरे सिस्टम के रिस्पेक्ट में गर्म भी हो सकता है और ठंडा भी हो सकता है। तो किसी सिस्टम का किसी निश्चित पैमाने पर या एक निश्चित पैमाने पर गर्माहट या ठंडेपन की माप को हम लोग क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। अब आपका टेम्परेचर टी, यहाँ पे जो टी लिखा है टी फॉर यहाँ पे टेम्परेचर से, ये 60 में लिखा हुआ है टी, टेम्परेचर ही है। टेम्परेचर का जो है आपका माइक्रोस्कोपिक डिफिनीशन। माइक्रोस्कोपिक डिफिनीशन क्या होगा, किसी निकाय के अणुओं की, किसी निकाय के, यहाँ पे के रहेगा, किसी निकाय के अणुओं की माध्य गतिज ऊर्जा की माप को तापमान कहते हैं। कोई मान लीजिए कोई सिस्टम है, मान लीजिए कोई कमरा है, ये कमरा, इसके अंदर बहुत सारे गैसेज होंगी जिनके कारण टेम्परेचर होगा, गैस के मालिक्यूल्स है। तो इन जो गैस के मालिक्यूल्स है इनकी जो मीन काइनेटिक एनर्जी है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, टेम्परेचर बोलेंगे। और एक चीज़ है थर्मल एनर्जी। तो आपके सिलेबस में ओनली टेम्परेचर और थर्मल एनर्जी नहीं है, लेकिन दोनों में डिफरेंस हम लोग समझ लेते हैं। डिफरेंस क्या होगा, थर्मल एनर्जी क्या होता है, किसी निकाय के अणुओं की कुल गतिज ऊर्जा को उस निकाय की थर्मल एनर्जी कहते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पे दो सिस्टम लिया गया है। सिस्टम ए जो है इसका जो वॉल्यूम है 50 ml है, टेम्परेचर 50.01 डिग्री सेल्सियस है। जो बी वाला है उसका वॉल्यूम जो है 500 ml है और टेम्परेचर जो आपका है उसका 50 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं टी ए का मान टी बी से ज़्यादा है, टी ए का मान जो है टी बी से ज़्यादा है। लेकिन अगर हम लोग थर्मल एनर्जी की बात करें तो थर्मल एनर्जी जो होगा वो बी वाले का ज़्यादा होगा ए वाले से। क्यों, क्योंकि इसका अगर हम लोग मास की बात करें तो 500 ml है, इसका मास कितना है, वॉल्यूम की बात करें 500 ml, इसका वॉल्यूम जो है आपका 50 ml है। तो आपका हमने थर्मल एनर्जी होता क्या है, आपका टेम्परेचर मीन काइनेटिक एनर्जी होता है, लेकिन थर्मल एनर्जी क्या होता है, मतलब मालिक्यूल्स की टोटल जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो आपका थर्मल एनर्जी होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, यहाँ से सिद्ध होता है कि थर्मल एनर्जी जो होता है फंक्शन होता है मास का और टेम्परेचर का। यानी कि यहाँ पे वॉल्यूम अगर ज़्यादा है, वॉल्यूम ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या होगा, मास भी ज़्यादा होगा। यानी कि थर्मल एनर्जी जो फंक्शन होगा मास और टेम्परेचर का दोनों पर निर्भर करेगा।
यानी कि किसी भी सिस्टम का अगर टेम्परेचर ज़्यादा है किसी दूसरे सिस्टम के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग यह नहीं कह सकते हैं कि उसका थर्मल एनर्जी भी ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि आपका थर्मल एनर्जी मास और टेम्परेचर दोनों पर निर्भर करता है। अब हम लोग बात करते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। आपके सिलेबस का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जनरली पूछा जाता है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यानी ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम कहते हैं। तो इस नियम के अनुसार यदि दो निकाय ए तथा बी, दो निकाय हैं तथा बी हैं, किसी तीसरे निकाय सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब इसको बोल देंगे ऊष्मीय साम्यावस्था या तापीय साम्यावस्था, ऊष्मीय साम्यावस्था में है, तो वे आपस, ये आपस है, आ है, ये क्या है, आ है, तो वे आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। यही क्या ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम है। जैसे इसको एक फिगर की सहायता समझाया गया है। यहाँ पे जो है दो सिस्टम हैं ए और बी हैं, दो सिस्टम ए और बी हैं, किसी तीसरे सिस्टम सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं। मतलब बी और सी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ए और सी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो टी का मतलब यहाँ पे पूरा लिखेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम, टी का मतलब यहाँ पे पूरा लिखेंगे, 60 में लिखा गया टी थर्मल इक्विलिब्रियम। तो ए और सी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी और सी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और बी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होने के लिए बाध्य होंगे। तो आपका डेफिनेशन क्या है इस नियम के अनुसार? यदि दो निकाय ए व बी किसी तीसरे निकाय सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, तो वे आपस में भी क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। अब 5 नंबर में आता, इतना लिखने से 5 नंबर मिलेगा नहीं, तो और नीचे को इसको एक्सप्लेनेशन किया गया है कि चित्र में दो निकाय ए तथा बी दिखाए गए जो एक तीसरे निकाय सी के साथ क्या थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो ऊष्मागतिकी के शून्यवां नियम से निकाय ए तथा बी आपस में इक्विलिब्रियम में, निकाय ए तथा बी भी, यहाँ पे भी चाहे तो बढ़ा सकते हैं, निकाय ए व बी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। आपस में यहाँ पे थर्मल वर्ड छूट गया है, आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। तो पहले आप लोग अगर वीडियो देख करके तभी नोट्स बनाइएगा, तब आपको जो भी गलतियाँ रहेंगी वहाँ पे सुधार करने का मौका मिल जाएगा। या पहले नोट्स बना लेते हैं तो बीच बीच में आपको जो है चीज़ों को ऐड करना पड़ेगा। तो ऊष्मागतिकी के शून्यवें नियम से निकाय ए तथा बी भी आपस में क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। यही आपका शून्यवागतिकी का प्रथम नियम हो गया। अब नोट लिखा गया है, ये आपका कंपटीशन में पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी जेईई वगैरह में, कि ऊष्मागतिकी के शून्यवें नियम से टेम्परेचर की प्रॉपर्टी प्राप्त होती है, टेम्परेचर की प्रॉपर्टी गवर्न होती है। यानी टेम्परेचर जो है आपकी ऊष्मागतिकी के शून्यवें नियम से जो है आपका डिफाइन होता है। अब ये जो टॉपिक है थर्मोमेट्री वाला, ये आपके सिलेबस का नहीं है। यहाँ पे हम लोग यूनिट कन्वर्जन के बारे में जानेंगे, टेम्परेचर के विभिन्न प्रकार के जो आपके यूनिट होते हैं टेम्परेचर, उसके बारे में जानेंगे। इम्पॉर्टेंट है आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी आपके एग्जाम के सिलेबस में, मतलब डिप्लोमा सेमेस्टर के एग्जाम में ये नहीं आने वाला, लेकिन हम लोग इसको पढ़ते हैं क्योंकि आगे हमारे फ्यूचर में ये चीज़ काम आने वाली। थर्मोमेट्री होता क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत तापमान की नहीं, यहाँ पे क्या रहेगा, तापमान के मापन का अध्ययन किया जाता है, थर्मोमेट्री कहलाता है। मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग टेम्परेचर मेजरमेंट का अध्ययन करेंगे, हमारा थर्मोमेट्री कहलाएगा। अब थर्मोमेट्री जो है, जो आपका ताप मापन है, उसके दो कॉन्सेप्ट हैं। एक हमारा है ओल्ड कॉन्सेप्ट है और एक है न्यू कॉन्सेप्ट या मॉडर्न कॉन्सेप्ट भी इसको हम लोग कहते हैं। जो ओल्ड कॉन्सेप्ट था इसमें 2 रेफरेंस पॉइंट होते हैं और न्यू कॉन्सेप्ट में 1 रेफरेंस पॉइंट होता है। और जो ये आपके दोनों रेफरेंस पॉइंट जो दोनों होते हैं, इसमें आपका होता है ओल्ड कॉन्सेप्ट पे होता है एक आपका ये है आइस पॉइंट है, ये आपका क्या है, आइस पॉइंट है, और दूसरा आपका क्या है, स्टीम पॉइंट है। एक आपका आइस पॉइंट है, दूसरा क्या है, स्टीम पॉइंट है। और आपका न्यू कॉन्सेप्ट में जो है आपका एक ही ये रेफरेंस पॉइंट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है। अब ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, अब ये सब चीज़ें क्या हैं? अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट और ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है क्या ये चीज़ें? जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग पानी की बात करें तो पानी जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर जो है बर्फ़ में परिवर्तित होता है और 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, भाप में परिवर्तित होता है। किस पर? एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। किस पे होता है? नोट नहीं करना है, नीचे सारी चीज़ें हैं। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब वायुमंडलीय दाब पर। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस जो है और 100 डिग्री सेल्सियस जो है,
तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये वैल्यू होती है। यानी अगर ये प्रेशर अगर हमारा चेंज हो गया तो ये दोनों 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस जो आपके आइस पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हैं, या आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट है, ये टेम्परेचर भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। और प्रेशर कब चेंज होगा, जब लोकेशन चेंज होगा। यानी कि अगर हम लोग सी लेवल पे हैं, सी लेवल पे जो आपका PATM का मान होता है वो होता है 1.01 बार, 1.01 बार के बराबर होता है। लेकिन जैसे जैसे हम समुद्र तल से ऊपर की ओर उठते जाएंगे, आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मान क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मान घटता जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग ये मान लीजिए पृथ्वी है, अब पृथ्वी की क्या है, चारों ओर वायुमंडल है, और वायुमंडल पृथ्वी पर जो दाब डालेगी वो आपका क्या होगा, वायुमंडलीय दाब होगा। अब मान लीजिए पहाड़ पे अगर पहुंच जाएंगे, पहाड़ पे, तो इसके ऊपर वायुमंडल थोड़ा सा रहेगा। यानी पहाड़ पे जाने पे जैसे जैसे आपका हाइट का मान, एल्टीट्यूड का मान, हाइट का मान बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मान क्या होगा, घटता जाएगा। यानी कि अगर आपका लोकेशन चेंज हो रहा है, स्थान परिवर्तित हो रहा है, तो उसके साथ साथ आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू भी क्या होगी, परिवर्तित होगी। और अगर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू परिवर्तित हो रहा है तो उसके साथ साथ आपके आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट भी क्या होंगे, परिवर्तित होंगे। यानी कि इसको रेफरेंस मान करके जो हम लोग टेम्परेचर का मेजरमेंट करेंगे वो रीडिंग सही नहीं देगा। मान लीजिए आपको बुखार है, आप कहीं एक जगह पे नाप रहे हैं, आपका टेम्परेचर जो है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट आ रहा है, सपोज कीजिए जो आपका जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका आ रहा है। टेम्परेचर जो है आपका 100 डिग्री फ़ारेनहाइट आ रहा है, नीचे लिख दे रहा हूँ, कट जा रहा है, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट आ रहा है एक निश्चित जगह। मान लीजिए आप चले गए पहाड़ पे, जब पहाड़ पे चले जाएंगे तो आपको बुखार उतना ही रहेगा, लेकिन रीडिंग 100 ने आकर के वो डाटा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा? क्योंकि जो हमने थर्मामीटर से बुखार माप रहे थे उसमें 2 रेफरेंस पॉइंट पे बना हुआ था, एक आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट पर। और जब आपका लोकेशन चेंज हुआ तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू चेंज हो गई, उसके अनुसार आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट चेंज हो गए, तो आपका टेम्परेचर की वैल्यू जो मेजर करेगा तो किसी दूसरे स्थान पे वो डाटा जो है डिफरेंट बताने लगेगा। यानी कि जो आपका 2 रेफरेंस पॉइंट है इसकी सहायता से हम एग्जैक्ट टेम्परेचर नहीं माप सकते। और एक तो हमारा नया कॉन्सेप्ट आया 1 रेफरेंस पॉइंट वाला, जिसे हम लोग ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के नाम से जानते हैं। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पावर प्लांट जब स्टार्ट होगा तो वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। अब कुछ जान लेते हैं कि ओल्ड कॉन्सेप्ट जो है इसके अंतर्गत 2 रेफरेंस पॉइंट होते हैं जो कि वायुमंडलीय दाब द्वारा प्रभावित होते हैं। अर्थात अलग अलग स्थान पर टेम्परेचर द्वारा रीडिंग लेने पर, ये रीडिंग का स्पेलिंग होगा READING, टेम्परेचर द्वारा रीडिंग लेने पर अलग अलग मान प्राप्त होता है। और एक न्यू कॉन्सेप्ट की आवश्यकता पड़ी, जिसे स्थान परिवर्तित होने पर, जिससे स्थान परिवर्तित होने पर एक रीडिंग प्राप्त हो। यानी कि भले ही आपका लोकेशन परिवर्तित हो जाए, लेकिन जो भी हम लोग रीडिंग लें उसके मान में कोई परिवर्तन न आए। तो इस नाते हमको इस कॉन्सेप्ट की आवश्यकता पड़ी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहते हैं। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर होता क्या है? वह तापमान जिस पर किसी पदार्थ की तीनों अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस एक साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में उपस्थित होती हैं, या थर्मल इक्विलिब्रियम में उपस्थित यहाँ पे जोड़ लेंगे, या होती हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं था, उपस्थित होती हैं, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहलाता है, ट्रिपल पॉइंट कहलाता है। ये हम ट्रिपल पॉइंट की डिफिनीशन लिख दे रहे, वाटर हटा ही दे रहे हैं। ट्रिपल पॉइंट होता क्या हुआ? तापमान जिस पर किसी पदार्थ की तीनों अवस्था, ब्रैकेट में ठोस, द्रव, गैस एक साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में उपस्थित होती है, ट्रिपल पॉइंट कहलाता है। और वाटर के लिए जो वैल्यू होता है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के लिए 0.01 डिग्री सेल्सियस होता है। और ये किस पर होता है? 0.611 किलो पास्कल पर होता है, या 273.16 केल्विन होता है। किस पर होता है? 0.611 किलो पास्कल, या अगर बार में परिवर्तित करेंगे तो 0.00611 बार होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि एक बार बराबर जो होता है वह 10⁵ पास्कल होता है, और या कह सकते हैं 10⁵2 किलो पास्कल होता है। तो अगर 1 किलो पास्कल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10⁻⁻2 बार हो जाएगा। तो वही किलो पास्कल को जब बार में परिवर्तित किया गया, 10⁻⁻2 से गुणा अगर करेंगे तो 0.20 क्या हो जाएगा? आगे यहाँ पे आ जाएगा, दशमलव के बाद 2 जीरो आएगा, उसके बाद 611 बार आपका होगा। अब टेम्परेचर स्केल की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे दिखाया गया टेम्परेचर स्केल
दो टाइप का होता है, एक ऑर्डिनरी स्केल साधारण पैमाना या सिंपल स्केल, और दूसरा एब्सोल्यूट स्केल परम पैमाना। तो डिग्री सेल्सियस का जो एब्सोल्यूट होता है वो केल्विन होता है, और डिग्री फ़ारेनहाइट का जो एब्सोल्यूट होता है वो रैंकिन होता है। आर ए से डिनोट करते हैं, रैंकिन को आर ए से डिनोट करेंगे। अब यहाँ पे वही देखिए दिखाया गया है कि अलग अलग जो है अलग अलग आपकी उसमें यूनिट में जो है आपके कैसे हम लोग इसको डिनोट करेंगे टेम्परेचर को। तो यहाँ पे देखिए आइस पॉइंट दिखाया गया है 0 डिग्री सेल्सियस, और स्टीम पॉइंट दिखाया गया 100 डिग्री सेल्सियस। ये पानी के लिए वैल्यू लिखा गया है, और बीच में 100 डिवीजन्स है, 100 डिवीजन्स हैं, 100 खाने किए गए हैं। और इसका अगर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की बात करें तो ये है -273.15 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर केल्विन की बात करें तो केल्विन जो आपका 273 की वैल्यू होता है, 0 केल्विन जो है 273 डिग्री केल्विन को आपका डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 हम लोग जोड़ते हैं। ऐसा होता क्यों, इसके बारे में भी आगे हम लोग देखेंगे। तो ये आपका केल्विन में अगर हम लोग बात करें एब्सोल्यूट जीरो का मान 0 होगा, और यहाँ पे 273.15 केल्विन हो गया, और यहाँ पे हो गया 373.15 केल्विन, क्योंकि बीच में क्या है 100 डिवीजन्स हैं। ये क्या हो गया 273.15, ये आइस पॉइंट है, और ये वाला ऊपर वाला क्या है आपका स्टीम पॉइंट है। अब हम लोग देखें अगर तो ये समझ लीजिए आपका जो ये वाला है डिग्री सेल्सियस, ये बेटा है, ये क्या है बेटा है, और ये आपका जो है केल्विन वाला है ये बाप है। यानी कि कह सकते हैं कि जब आपका डिग्री सेल्सियस वाला 0 डिग्री सेल्सियस यानी ये माइनस में था, 0 साल का हुआ, मतलब अभी पैदा हुआ, तो ये कितने का हो गया 273 साल का हो गया। कितने का हो गया 273 साल का हो गया। क्यों, तो ये जब 0 का था तो ये -273 बोल सकते हैं। ये 0 का हुआ 273 का हो गया, ये 100 का हुआ तो ये 373 का हो गया। यानी कह सकते हैं जब आपका डिग्री सेल्सियस पैदा हुआ तब आपका केल्विन कितने हो गया 273.15 का हो गया। इसी नाते अब मान लीजिए अगर 1 डिग्री सेल्सियस हो, अब मान लीजिए अगर 1 डिग्री सेल्सियस हो, तो अगर इसका डिग्री सेल्सियस का 1 साल एज बढ़ा तो केल्विन में भी 1 साल बढ़ेगा। तो यानी इसका कितना हो जाएगा 274.15 हो जाएगा। लेकिन सुविधा के लिए 0.15 छोड़ देते हैं और 273 ही जोड़ते हैं। 273 ही क्या करते हैं जोड़ते हैं। ऐसे अगर हम लोग फ़ारेनहाइट की बात करें तो फ़ारेनहाइट का आइस पॉइंट होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और स्टीम पॉइंट जो होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और बीच में 180 खाने होते हैं, बीच में 180 खाने होते हैं। अगर रैंकिन की बात करें तो आइस पॉइंट 441.67 होता है, और आइस स्टीम पॉइंट की वैल्यू होती है 671.67। ये रैंकिन लिखा हुआ, बीच में 180 डिवीजन्स होते हैं। तो ये अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे अगर देखिए यहाँ पे ये वैल्यू दिया हुआ है रैंकिन का, 0 रैंकिन है तो ये 491.67 है, और ये आपका -491.67 है, तो आपका क्या है 32 है। तो फ़ारेनहाइट का आपका एब्सोल्यूट क्या है रैंकिन है। तो ये आपको डाटा याद करना पड़ेगा कि इसका आइस पॉइंट कितना होता है, किसका स्टीम पॉइंट कितना होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। जैसे आपका ये तो आप लोगों को जनरली याद रहता होगा, लेकिन रैंकिन का नहीं पढ़े होंगे उतना, तो इसका 491.67 आइस पॉइंट होता है, स्टीम पॉइंट होता है 671.67। अब ये आपको ये सारा डाटा याद रखना पड़ेगा, इसी कि तभी आप लोग कन्वर्जन कर पाएंगे। ये सारा डाटा याद रहेगा तभी कन्वर्जन कर पाएंगे। कन्वर्जन करने के लिए एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला क्या होता है देखते हैं। ये फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ सेल्सियस माइनस सेल्सियस का आइस पॉइंट, ये लिखा हुआ है सेल्सियस का ही आइस पॉइंट है, बटे अब इसका सेल्सियस का स्टीम पॉइंट है माइनस सेल्सियस का आइस पॉइंट। ऐसे केल्विन माइनस केल्विन का आइस पॉइंट, और केल्विन का स्टीम पॉइंट माइनस केल्विन का आइस पॉइंट। ऐसे फ़ारेनहाइट का आइस पॉइंट और बटे फ़ारेनहाइट का स्टीम पॉइंट होगा, यहाँ पे फ़ारेनहाइट का आइस पॉइंट होगा। ऐसे ही रैंकिन माइनस रैंकिन का आइस पॉइंट, और यहाँ रैंकिन का स्टीम पॉइंट, और यहाँ पे रैंकिन का ही आइस पॉइंट। ऐसे टी अननोन कोई अज्ञात पैमाना हो, टी अननोन माइनस टी अननोन का आइस पॉइंट, और टी अननोन का स्टीम पॉइंट हो जाएगा माइनस टी अननोन का आइस पॉइंट। तो सी आइस पॉइंट सेल्सियस में 0 होता है, स्टीम पॉइंट फिर 100 होता है, और आइस पॉइंट फिर क्या होता है 0 होता है। केल्विन का आइस पॉइंट 273 होता है, स्टीम पॉइंट आपका 373, और आइस पॉइंट 273। फ़ारेनहाइट का आइस पॉइंट 32, और यहाँ पे स्टीम पॉइंट 212 है, आइस पॉइंट क्या 32। ऐसे रैंकाइन का 491.67 था आइस पॉइंट, तो 492 ले लिया गया है। और यहाँ पे ऐसे होगी 671 था आपका समथिंग, तो 672 ले लिया गया है, -492। तो ये अगर ये माइनस कर, ये हो जाएगा आपका C/100 बराबर K -273/100 बराबर ये -32/180 बराबर RA -492/180।
इसको अगर हम लोग अगर 5 से सब में भाग दें तो ये क्या हो जाएगा, c/5 हो जाएगा, बराबर k माइनस 273/5 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, f माइनस 32/9 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, RA माइनस 492 आपका 9 हो जाएगा। तो ये आपका चाहे तो और छोटा इससे क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो इसी के साथ जो है आपका पहला चैप्टर जो था आपका यहाँ पे उसका द एंड हो गया। आपका आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, आप लोग अगर टॉपिक सिलेबस अगर डाउनलोड किए होंगे तो आप लोग अगर सिलेबस नहीं डाउनलोड किए जाकर सर्च कर लीजिएगा UPBT सिलेबस, गूगल क्रोम पे सर्च करेंगे UPBT सिलेबस तो आपका रिवाइज्ड सिलेबस खुल करके आएगा 2019-20 लिख करके, रिवाइज सिलेबस 2019-20 लिख करके वही डाउनलोड कर लेंगे, उसी में आपको थर्मल का सिलेबस मिल जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट चैप्टर आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो गया। इसमें 2 टॉपिक बचा हुआ है, एक इंटरनल एनर्जी बचा हुआ है, इंटरनल एनर्जी बचा हुआ है, और दूसरा बचा हुआ है एंथैल्पी, दूसरा बचा हुआ है एंथैल्पी। तो ये दोनों जो टॉपिक हैं ये दूसरे चैप्टर में कवर होंगे। क्यों? क्योंकि अभी कुछ इसके पहले बेसिक हमको बताना है, जब तक वो पढ़ नहीं लेंगे तब तक ये दोनों डिफिनेशन अगर यहाँ पे बताते भी हैं तो रटने वाला काम हो जाएगा, और हम यहाँ पे आपको रटवाना नहीं चाहते हैं, आपको हम समझा कर जो है पढ़ाना चाह रहे हैं। तो आप लोग जो ये कंप्लीट इसका PDF भी मिल जाएगा, आप लोग नोट्स बना लीजिएगा अच्छे से, जो भी त्रुटियां वगैरह होंगी वीडियो देख करके उसको सही कर लीजिएगा, जिससे एक आपका कंप्लीट वे में नोट्स बन जाए। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो चैप्टर वाइज हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिखवाएंगे, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखवाएंगे। आपको एग्जाम में पूरा नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसी को चैप्टर में अपने बुक में जो है जो नोट्स बनाए रहेंगे उसमें हाईलाइट कर लीजिएगा, और एग्जाम में आपको केवल उतना ही पढ़ना रहेगा, और उतना पढ़ के जाएंगे तो आपका पूरा 100% क्वेश्चन जो है एग्जाम में अटेम्प्ट हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।